बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। थंबनेल पे आपने देख लिया होगा, नवाज़ शरीफ साहब से आजकल सियासी गैर सियासी दोनों राब्ते बहुत बढ़ गए हैं और पिछले कुछ दिनों से जनाब उनसे रब्ता करने की जिन जिन लोगों ने कोशिश की, जिस जिस तरह के पैगामात दिए गए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। आपने देख लिया कि नवाज़ शरीफ साहब बहुत ही सरगर्म हो चुके हैं पाकिस्तान की सियासत में। और जनाब ये अभी 2 हफ्ते पहले ही कोई शुरू हुआ उनका वो डेरा गाजी खान डिवीज़न और फिर भावलपुर डिवीज़न और मुल्तान डिवीज़न और फिर सरगोदा डिवीज़न, इसी तरीके से मुख्तलिफ कुछ 5-6 डिवीज़न्स के वो वर्कर से और अपनी पार्टी के उनके सब से ख़िताब कर चुके हैं और बहुत ही दबंग किस्म का ख़िताब कर रहे हैं, बहुत अहम बातें बता रहे हैं सारा कुछ। मेरी बात हो रही थी नून लीग के एक बहुत ही बाखबर और बाअसर ज़रिए से, और मुझे बता रहे थे कि नकवी साहब असल में आपको मालूम है कि इनकी चीखें मरीख तक क्यों जा रही हैं। तो मैंने पूछा कि जी मुझे नहीं पता कि क्यों जा रही हैं, क्या वजूहात हो सकती हैं। बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। उन्होंने कहा असल वजह मैं आपको बताता हूँ। अब इनको 100% कन्फर्म हो गया है, इनको 100% यकीन हो गया है कि जनाब इनको हमने रिप्लेस करना है। अच्छा, मुझे उनकी इस कॉन्फिडेंस लेवल और इस एतमाद पे कुछ हैरत भी हुई। उस तरह से तो नहीं हुई, लेकिन हैरत ये हुई कि मैंने कहा कि वो जो रुकावटें और वो जो सारी चीज़ें, इसका मतलब है कि वो छटने लगी हैं। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं भाई। ऐसे नहीं तैयारियां शुरू हो गई, ऐसे नहीं सारा कुछ शुरू हो गया। बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। ये तो हुकूमत के अपने वज़रा भी मान चुके हैं ना ख़ुद मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में कि जनाब हो सकता है कि इलेक्शन 6 महीने या कुछ पहले हो जाए, लेकिन अब वो बहुत सारे लोग कुछ और भी पहले बता रहे हैं। अब जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं उसमें ये है कि पहले मैं ज़रा सियासी राब्तों की बात कर लूँ, फिर बाद में आपको बेचैनी हो रही होगी। मुझे पता है कि भाई बहुत बड़ा राब्ता हुआ है और बहुत ही कोई मुस्बत पैगाम दिया गया है वगैरह, ठीक हो गया ना। अच्छा, बहरहाल बात यह है कि सियासी राब्तों के बारे में जहांगीर तरीन ग्रुप, अच्छा जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप है वो भी बेसिकली किन का ग्रुप है? वो है लोग तो पीटीआई के लोग हैं। इस वक्त जो आप सुन रहे हैं कि कोई नई किंग पार्टी बन रही है, उसमें भी मुसद्दका इतलात यही हैं कि ज़्यादातर लोग हुकूमती जमात के ही टूट रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, जिसमें जनाब अलीम ख़ान साहब का नाम भी आ रहा है, जिसमें चौधरी सरवर साहब का नाम भी आ रहा है, जिसमें और भी बहुत बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, ठीक है ना। जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि चौधरी निसार साहब को भी ऐसे बहुत सारे चले हुए कारतूस होते हैं ना, तो उनको उस तरीके से कैसे रीलॉन्च किया जाए, कैसे शामिल किया जाए, कौन सा। तो बहरहाल बहुत सारी चीज़ें अब सामने आ रही हैं। और अब जो लेटेस्ट है कि 20 MNAs, जी हाँ, ये मैं सिर्फ नहीं कह रहा, असल में मसला ये है कि बहुत सारे, अब ये नहीं कि सिर्फ मैं सोशल मीडिया की पोस्ट की बुनियाद पे या फिर नेशनल मेन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बुनियाद पे, कामरान शाहिद साहब जैसे एंकर ने भी कह दिया कि जी हमारी इतलात के मुताबिक को 20 पीटीआई के MNAs ने, पीटीआई के 20 MNAs, ये बहुत बड़ी तादाद होती है, नवाज़ शरीफ साहब से रब्ता किया। मेरी इतलात के मुताबिक उन्होंने रब्ता करने की कोशिश की और वो रब्ता इनडायरेक्ट हुआ। जहाँ तक मैंने आपके भाई ने जो है ना कुछ गैदर की हैं मालूमात, वो रब्ता इनडायरेक्ट हुआ और वो रब्ता इनडायरेक्ट करके पैगाम पहुँचाने की कोशिश की गई और पैगाम पहुँचा भी सही। और वहाँ से अभी जो जवाब आया कि थोड़ा सा थमें, रुकें, थोड़ा सा रुक जाएं, ठीक हो गया ना। इसमें सूरत हाल बहुत दिलचस्प हो रही है। उसकी वजह यह है कि अभी जो पंजाब का बल्दियाती इलेक्शन, ये अभी कल की बात है कि ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी मान लिया, उनको भी पता चल गया। उन्होंने कहा कि असल मुकाबला पंजाब में होगा। अब पता चल गया उनको कि होने क्या जा रहा है। और साथ ये भी कहा कि हम अगले 2 सालों में कारकर्दगी दिखाएंगे। इसका मतलब ये भी एक मान गए कि उन्होंने पिछलों में कुछ भी नहीं दिखाई और अगलों में दिखाएंगे तो तब कोई हम जो है ना आके वो करेंगे।
असल में मसला ये है, मैं बताता हूँ भाई, उस राब्ते के बारे में बिल्कुल बताता हूँ, तफसील से बताऊँगा। मैंने पता कि ये आपके लिए ठीक हो गया ना, तो क्यों नहीं बताऊँगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ बहुत सारे जो नून लीग के वोटर सपोर्टर्स और मुख्तलिफ रहनुमाओं तक भी वो हमसे रब्ता करते हैं ना, तो ये कहते हैं कि जनाब नकवी साहब फ़लाँ इनसे कब जान छूटेगी, ये क्या करोगे, आपके राब्ते होते रहते हैं तो आप वहाँ से पता करके दें कि मियाँ साहब के क्या प्लान्स हैं, क्या वो सूरत हाल है। कुछ भी हो, चाहे वो मियाँ साहब हों, चाहे वो जरदारी साहब हों, चाहे कोई मौलाना साहब हों, चाहे कोई और लीडर, जिनका एक एक्सपीरियंस होता है ना सियासत में, वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को बड़ा वही बात बड़ी ठंडा करके खाते हैं। और आज भी मैं समझता हूँ, कोई माने या ना माने, इस वक्त नवाज शरीफ साहब ने जो काम किए हैं ना अपनी पार्टी के लिए, एक सिस्टम के लिए, मुल्क के लिए, मैं समझता हूँ कि जो कामयाबी से और वहाँ बैठ के इतना दूर पहला काम उन्होंने किया भाई, ये मैं इंतहाई मेरिट पे बात कर रहा हूँ। अगर कोई किसी को किसी में इतनी तप्पड़ है तो इसको चैलेंज कर ले। हर पार्टी के रहनुमा की ये ख्वाहिश होती है कि किसी तरीके से मेरे बाद, और ख़ास तौर पे जब उनकी एज बड़ी हो जाए, 60 प्लस हो जाए, तो मेरे बाद मेरा कोई ऐसा सियासी वारिस पैदा हो जाए, ख़ानदान के अंदर से हो, ख़ानदान के बाहर से हो, पार्टी के अंदर हो। वाहिद नून लीग एक ऐसी जमात है कि जिसमें इस वक्त नवाज शरीफ साहब ने इंतहाई कामयाबी के साथ, इससे ज़्यादा कामयाबी नहीं हो सकती उनको अपनी जमात के लिए, इंतहाई कामयाबी के साथ अपने बाद मरियम नवाज साहबा को तकरीबन अपने कद के बराबर की लीडर बना के खड़ा कर दिया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। दूसरी कामयाबी ये है कि नवाज शरीफ साहब का वो बयानिया जो वो जीटी रोड से चले थे और वहाँ से होता हुआ और फिर लंदन तक जाने में, वो बयानिया जो डेवलप किया था ना, वोट को इज्जत दो, और वो बयानिया जो डेवलप किया था आइन और कानून की हुक्मरानी का, और वो शऊर जो डेवलप किया था, वो हम देख रहे हैं कि वो रेहड़ी वाले तक भी पहुँच गया है, ग्रास रूट लेवल तक पहुंच गया है। आप यकीन कीजिए, वल्लाह मैंने लोगों को सुनते हुए, ये कहते हुए अपने कानों से सुना है, और ये एक दो नहीं, ये एक जेनेरिक में बात कर रहा हूं। वो कह रहे हैं कि जनाब अगर 2023 नहीं, आपको 23 सालों तक भी इक्तदार नहीं मिलता तो ठोकर मार दीजिए, आप नवाज शरीफ के बयानिए के साथ हम खड़े हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि ये वो बयानिया जो ग्रास रूट लेवल तक पहुंच चुका है, ये सबसे बड़ी कामयाबी है नवाज शरीफ साहब की। तीसरी बात, कहते तो है ना लोग कि 126 दिन के धरने ने शऊर उजागर किया। मैं ज़रा चैलेंज करता हूं लोगों को, वो शऊर कौन सा उजागर किया है? वो तो शख्सियत परस्ती उजागर हुई है, शऊर कौन सा? खैर, मैं डिट्रैक ना हो जाऊं। नेक्स्ट बात, नवाज शरीफ की अगली कामयाबी, नवाज शरीफ साहब की अगली कामयाबी ये है कि उन्होंने जो चंद किरदारों को इदारों से अलग किया, और उन किरदारों के, मैं समझता हूं कि हरकतों को या करतूतों को बेनकाब किया, वो इंतहाई कामयाबी से उन चंद किरदारों को इदारों से अलग करके उनको बदनाम करने और उनको डिस्प्यूटेड बनाने में इंतहाई कामयाब हुए हैं। ये कोई माने या ना माने, मैं ये किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, ये नवाज शरीफ साहब की एक और कामयाबी है। नवाज शरीफ साहब की एक और बड़ी अहम कामयाबी है, और वो ये है कि नून लीग के अंदर भी आप यकीन करें कि कुछ अरसा पहले तक, बल्कि साल 2 गुजरा तो इसी तरीके से कि जी हमें पंजाब में इन हाउस चेंज लानी चाहिए, हमें फलां इधर फिर मरकज़ में भी आएगी, और फिर उसके बाद ये एक डेवलप करके बयानिया दिया गया, और हम खुद उनके बयानिए से भी बहुत हद तक कन्विंस हो गए। वही जो इक़्तिदार के भूखे थे, वही जो मालशिया पालशिया थे, वही जो मफाहमत वाला ग्रुप था, वगैरह वगैरह, वो ये कह रहे थे कि जनाब बात ये है कि अगर हम ये ले लेते हैं पंजाब में, तो हमें काम कराने की, हम जो है ना काम करवाएंगे अपने अपने हलकों में, और इसमें, और ये चीज़ हमें हम अपने बल्दियाती इदारों को भी बहाल कर देंगे, और फिर उसके बाद जो है ना अगले इलेक्शन में हमें इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा होगा। अच्छा, ये बड़ा कन्विंसिंग आर्गूमेंट था, नो डाउट ये बहुत बड़ा कन्विंसिंग आर्गूमेंट था। इस आर्गूमेंट से बहुत सारे लोग कन्विंस हुए। आप यकीन करें, कुछ मैं भी कन्विंस हो गया था कि हाँ, अगर इन हाउस चेंज जो कि एक आईनी और कानूनी ऑप्शन है उसके ज़रिए होता है तो फिर डेफिनेटली वो फिर जो है ना वो करना चाहिए। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं,
जब तक हमें अपनी मेजॉरिटी नहीं मिलती, हम उस वक्त तक हमें कोई इन हाउस चेंज में नहीं जाना चाहिए। हालांकि उनके अपने वोटर्स बड़े जल्दी में थे कि जी होनी चाहिए। वो इस वजह से जल्दी में थे, वो इस गवर्नमेंट से बहुत तंग थे, महंगाई की वजह से, इस गवर्नमेंट से बहुत तंग थे मुसीबत की वजह से, मतलब बेरोजगारी की वजह से, महंगाई की वजह से, हर बिजली गैस के बिलों की वजह से, इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा तो उनको, और दूसरी बात उनके रहनुमा तंग थे वो नैब की वजह से। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इनको आखिरी दम तक, आखिरी लम्हे तक, आखिरी दिन तक बदनाम होने दें, क्योंकि उनको मालूम था, एक सियासी लीडर का विजन ये होता है ना भाई, उनको मालूम था कि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, नवाज शरीफ साहब को मालूम था कि ये बदनामी के गड्ढे में जाते जा रहे हैं, और हर आता हुआ लम्हा, हर गुजरता लम्हा इनको बदनाम करता जाएगा, इनको अवाम की नजरों में गिरा रहा है। और वही कुछ हुआ, वही हर आता लम्हा। अब इतने परेशान है, आप यकीन करें मेरे पीटीआई के दोस्त, और सिर्फ परेशानी का सबब उनका महंगाई है, परेशानी का सबब उनका बेरोजगारी है, परेशानी का सबब उनका बैड गवर्नेंस है। बाकी तो आपको पता है, इदारे उनसे कंधे के कंधा मिला के खड़े हैं, चाहे कोई भी हो, इस तरीके से। तो वो बात ये है, एक इदारा अगर इलेक्शन कमीशन खड़ा हुआ है तो पूरे के पूरे वज़रा उनको गालियां दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके धमकियां लगा रहे हैं, उनके क्या उनके पीछे पड़े हुए हैं हाथ धो के। बाकी तो सारे इदारे उनके साथ खड़े, उसके बावजूद भी वो बदनामी के हर आते हुए लम्हे, गुजरते लम्हे के साथ साथ बदनामी के गड्ढे में गिर रहे हैं। तो ये नवाज शरीफ साहब की नो डाउट उनकी अपनी जमात के लिए भी बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं समझता हूं कि उन्होंने कहा कि नहीं, बुज़दार साहब को नहीं हटाना, अगर बुज़दार साहब हट गए तो ये शहीद बन जाएंगे। अगर बुज़दार साहब हट गए, पंजाब का हो सकता है कोई काम का वज़ीर आला आ गया, भले इनका आ गया, तो वो अगर उसने कोई अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने कहा भाई आप अकल के नाखुन लो, बुज़दार साहब का तो हर लम्हा हमारी मकबूलियत में इजाफा कर रहा है, क्योंकि बुज़दार साहब तो हर गुजरते लम्हे के साथ पीटीआई को दफन कर रहे हैं। ये उनका सियासी विजन था जो बिल्कुल सच साबित हुआ, और बुज़दार साहब ने लाहौर समेत पंजाब को मुबैना तौर पे अल्लाह माफ़ करे गर्क तबाह बर्बाद कर दिया हर हवाले से। अब ये जाहिर है कि जब आपका मुखालिफ इस तरीके से वो एक्ट कर रहा हो तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, उनको सिर्फ देखने की और गो अहेड देने की ज़रूरत होती है। ये उन्होंने जिस तरीके से बतरीके ऐसा, आज क्या सूरत हाल है, उन्हीं लोगों को बहुत ही अहम राब्ता हुआ है जनाब नवाज शरीफ साहब से, ठीक हो गया ना। मैं समझता हूं कि अहम राब्ता, अहम शख्सियत की तरफ से अहम तरीन राब्ता, बहुत मुस्बत पैगाम दिया गया। लेकिन अब बात यह है कि उस मुस्बत पैगाम को कैसे देखा जा रहा है। क्या ऐसे देखा जा रहा है कि अब फिर से इनको अपना कोई सूरत हाल का लालच पड़ गई है, या क्या सूरत हाल क्या है, क्या क्या होने जा रहा है। तो क्या इस मुस्बत पैगाम पर कैसे वो गौर करेंगे, ये मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, आपको अगली वीडियोस में भी बताऊंगा। मैंने कहा जी किस तरह, उन्होंने कहा जी नकवी साहब अभी थोड़ा सा रुक जाएं, अभी बहुत सारी डेवलपमेंट्स और बहुत जल्दी आने लगी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे हवा का रुख देख। अच्छा, मुझे ये भी पता चला है कि पीपल्स पार्टी के साथ भी कुछ लोगों ने राब्ता किया है, और वो भी पीटीआई से ताल्लुक़ है। नून लीग के जिन 20 अरकान ने राब्ता किया है, उनमें पता चला है ज़राए से मुबैना तौर पे उनमें 4 वज़रा भी शामिल हैं। जी हाँ, हो सकता है बहुत जो उछल कूद कर रहे हों कुछ उनमें भी शामिल हों, ठीक हो गया ना। अब उसके बाद ज़रा थोड़ा सा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि नून लीग की इस वक्त जो पोजीशन बन चुकी है वो इस तरह से, किसी पार्टी की ना दो तरह से आप इलेक्शन लड़ते हैं ना, एक ये है किसी की आशीर्वाद से लड़ते हैं, एक ये है आपको इलेक्टेबल्स की ज़रूरत होती है, एक ये है कि जब आपको इलेक्टेबल्स की ज़रूरत नहीं होती, आप किसी, वही बात है किसी दरख्त को भी टिकट दे देना, वो भी जिस, ये एक ज़माना था जब अल्ताफ़ हुसैन साहब की कराची की हद तक इसी तरह की मकबूलियत थी। आप देख रहे थे अचानक से एक नया बंदा निकल आता, उसको कोई जानता ही नहीं था, क्योंकि उन पर वही ठप्पा लगता, वही टिकट, वो जो जिस तरीके से, और नाम होता अल्ताफ़ हुसैन साहब का, और वो जनाब इसी तरीके से। आज पंजाब की हद तक मैं कहता हूं कि आप शुक्रिया किसका कहें, ठीक हो गया ना। पहले कोई होता था कि जनाब उनको इलेक्टेबल्स की ज़रूरत है, उनको ये है वो है, उस मिसाल के तौर पे आज ये सूरत हाल है कि उनको कहा कि अगर आप इलेक्टेबल्स को हटा भी दें,
आज कुछ इलेक्टेबल्स ने इधर उधर छलांगे मारने की कोशिश की, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक का मैं नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने पिछले 2-4 रोज में एक टीवी इंटरव्यू में भी कहा है, राना तनवीर साहब ने, कि जनाब मरियम नवाज साहबा का जो बयानिया है वो बड़ा हैवी है। तो मुझे बताया जाए कि मरियम नवाज साहबा के बयानिए और नवाज शरीफ साहब के बयानिए में फिर क्या फ़र्क है। तो फिर बात यह है कि इस तरह के उछलने कूदने वालों को थोड़ा सा ना स्क्रू टाइट किए जाते हैं, और उनको यह भी समझ लग गई है कि अगले इलेक्शन में अगर टिकट ना मिला तो फिर हम इलेक्टेबल्स के हवाले से खड़े होकर फिर इलेक्शन जीत नहीं दे सकेंगे। मरियम नवाज साहबा के बयानिए पे उन्होंने हिट किया। तो मैं देख रहा हूं पिछले 2-4-5 रोज से सोशल मीडिया पे किस तरीके से उनकी गत बन रही है, किस तरीके से उनको जो है ना उनको वो भिगो भिगो के छितर मार रहे हैं लोग, और किस तरीके से उनकी हालत हो रही है। वो बात ये है कि वो ये इसमें कोई शक नहीं है कि नून लीग के जनाब किस तरीके से बिलों में घुस रहे थे आज से 2-3 साल पहले। ये वो मरियम नवाज ही थी कि जिन्होंने खातून होने के साथ साथ आप यकीन करें कि ये एक हमारे मुआशरे, वैसे तो कोई नहीं होता, वैसे तो उस हिसाब से मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ एक हिस्ट्री है, हमारी अपनी हिस्ट्री को देखें। फातिमा जिन्ना साहबा ने क्या कमाल कर दिया, बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने क्या कमाल कर दिया, वैसे तो कोई नहीं, लेकिन एक ट्रेडिशनली जिस तरह से समझा जाता है, खातून होने के सबब भी, खातून होने के अलावा भी आप यकीन करें कि खातून होते हुए इस तरीके से इस इन ट्रेडिशंस को भी साथ रखते हुए, मशरकी रिवायात को भी साथ रखते हुए पाकिस्तानी सियासत में यकीन करें कि वो मकाम पैदा किया। और वो कि जब लोग बिलों में घुस रहे थे, जब लोग डरबों में घुस रहे थे, जब लोग डर के मारे बोलते नहीं थे, उस वक़्त ये मरियम नवाज साहबा खड़ी हुई। आज जो वोटर सपोर्टर है ना, आज जो कहते हैं ना कि जनाब हमें उनके बयानिए को तो उस तरीके से तो हम उठा नहीं सकते, बाहर नहीं उठा सकते, ये वही बयानिया है भाई जिसने इस बयानिए ने आप लोगों को जिंदा रखा हुआ है। आपका तो नाम निशान मिट जाता मैं समझता हूं, क्योंकि आपके वोटर सपोर्टर सिर्फ आपके नहीं, हमें यकीन करें कि पार्टीज के और मुनाफकत, मैं मुनाफकत पे लानत भेजता हूं और मुनाफिक पे 2 दफा भेजता हूं, ठीक हो गया ना। बाहर जो मिलते हैं मुख्तलिफ पार्टीज के लोग, रहनुमा बहुत सारे, वो मैं आपको हल्फन कह रहा हूं कि मैं फिर अदरवाइज को चैलेंज करें, मैं नाम लेके दिखाऊंगा इधर, ठीक हो गया ना। वो कहते हैं कि जनाब वो बात यह है कि काश यार हमारी भी पार्टी में एक मरियम नवाज साहबा पैदा हो जाती, और इधर उधर बैठ के फिर मुनाफकत की बातें करते हैं। तो फिर मेरे सामने या किसी और के सामने अगर इस तरह की बातें होंगी कि काश हमारी पार्टी में भी एक मरियम नवाज साहबा पैदा हो जाए, और हम ये बात करें और आप कहें कि जनाब आप तो किसी की फेवर कर रहे हैं, और वहां पर ऑफ द रिकॉर्ड कुछ लोग और बोलते हैं और ऑन द रिकॉर्ड और बोलते हैं, मुनाफकत इसका नाम नहीं है तो और क्या है। तो बात यह है कि जब दूसरी पार्टीज के लोग भी, आपके मुखालिफिन की पार्टीज के लोग भी इस तरह की आप अगर ख्वाहिश का इजहार कर रहे हों, और अपनी पार्टी वाला कहे कि मैं तो इनके बयानी का बोझ नहीं उठा सकता, तो फिर तो गत बननी चाहिए ना उसकी, ना फिर तो उसकी छतरोल होनी चाहिए जो इसी तरीके से हो रही है ना। तो बात यह है कि यह बहुत ही अहम तरीन राब्ता हुआ। आज नवाज शरीफ साहब कैसे उन्होंने अलग किया अपना एक तरीके से उन किरदारों को इदारों से। उन्होंने कहा मैं इदारों पे तनकीद नहीं कर रहा, मैं उन चंद किरदारों पर तनकीद कर रहा हूं, और उन्होंने किस तरीके से, वो कहते हैं ना कि जैसे मक्खन से बाल की तरह, ठीक हो गया ना, इस दूध से मक्खी की तरह निकाल के साइड पे कर दिया। आज वो मुतनाज़ा हो चुके हैं, बहुत सारे लोग दोबारा राब्ते करके मुस्बत पैगाम दे रहे हैं, बहुत सारे, ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। और जनाब नवाज शरीफ साहब ने एग्रेसिव होके किस तरीके से, अभी याद है ये चंद रोज मेरे ख्याल मुल्तान वाले डिवीजन के अपना खिताब में या किसी में उन्होंने बहुत अहम बात की, बस इसी पे मैं ख़त्म करूँगा। और उन्होंने 12 अक्टूबर 1999 का वाक़या सुनाया कि जब शबखून मारा गया था, और उन्होंने कहा कि 12 लोग लेके जनरल महमूद आए और प्राइम मिनिस्टर के बेडरूम तक आ गए, कहते मेरे बेडरूम में दाखिल हो गए और गन्नों वाले दाखिल हो गए। और मैंने कहा कि मैं तो निहत्था बैठा हूं, मैं तो प्राइम मिनिस्टर हूं, और ये आप क्या करने आए हैं और क्यों मेरे बेडरूम थे। अब ये भी आप देख लें, ये मुहज़्ज़ब दुनिया में ये कहीं होता है जो पाकिस्तान में होता रहा। तो उन्होंने कहा कि बेडरूम में आए और वो उन्होंने मुझे इस तरीके से गन्ने तान ली, और जिस आप सुन लीजिए नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है, और कहा कि इस दौरान फ़ोन आ गया मेरी मिसेस का, अल्लाह बख्शे कुलसूम नवाज साहबा का, और उन्होंने कहा कि ये क्या है, हम देख रहे हैं टीवी पर, ये क्या मसला हुआ है।
तो उन्होंने कहा कि मैं अभी उनको बता ही रहा था कि पता नहीं ये आए हैं और ये मुझे गिरफ्तार करने आए हैं और ये मेरे बेडरूम में घुस आए हैं और जनरल महमूद साहब इनको जो है ना आप लीड कर रहे हैं, ये 12 लोग हैं और इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री है उनके बेडरूम तक आ गए हैं। तो अभी वो कहते हैं कि मैं बात कर ही रहा था कि जनरल महमूद ने कहा है कि काटो ये फ़ोन, तो उन्होंने तारें काट दी और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे ले गया और अगले 1 महीने तक पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ हूँ और फिर उसके बाद पता चला कि मैं हाईजैकर बन गया हूँ और फिर उसके बाद मुझे 27 साल की कैद हो जाती है और फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब दोबारा हाई कोर्ट का रुख करते हैं कि ये 27 साल की कैद कम है, इनको तो फांसी की सज़ा दी जाए। ये वो हालात हैं और ये जिसकी वजह से वो उजागर कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो सूरत हाल आज बहुत एग्रेसिवनेस उस हिसाब से नजर आ रही है। कल मरियम नवाज साहब ने भी अपने खिताब में कहा है और उन्होंने यही कहा है कि हमारे लोगों को वो वक्त गया कि जब फोन एक मेजर और कर्नल फोन करके कहता था कि आपने इस पार्टी को छोड़ना और कहा कि बाकायदा थप्पड़ मारे गए लोगों को, बाकायदा लोगों को थप्पड़ मारे गए इलेक्टेड मेंबरान्स को कि आपने इस पार्टी से उस पार्टी, इस हद तक यहां पर भी ये सूरत हाल का वो किया गया। अब नून लीग जिससे मैं पूछा, मैंने एक क्वेश्चन किया था, बड़ा अहम क्वेश्चन, मैंने उनके मुतादिद रहनुमाओं से मैंने कहा आप क्या कर लेंगे, उन्होंने कहा फिर आप देख लेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, ये 2018 नहीं है। ये अल्फाज में कोट अनकोट यकीन कीजिए बता रहा हूं, शायद पहले भी बता चुका हूं। उन्होंने कहा नकवी साहब इनकी ऐसी की तैसी ये धांधली करके दिखाएं। और एक और भी इंपॉर्टेंट बात कि अब तो हो रहा है कि शायद कुछ हुकूमत ईवीएम से भी हट जाए, उसी सिस्टम के तहत इस्लाहात ज़रूर होंगी लेकिन हो सकता है उसी पुराने सिस्टम के तहत ही इलेक्शन करवाने पड़े। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।